Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है it is for loops. हमारे लूप की जो टाइप्स हैं उनमें ये लास्ट टाइप है और इसमें हम देखेंगे कि हाउ इज़ दिस लूप डिफरेंट दैन द अदर टू लूप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट इट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू लूप्स, बट वी आर डिस्कसिंग 4 लूप्स इन दिस लेक्चर. अच्छा, 4 जो है वो लास्ट टाइप ऑफ लूप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड या दिस इज़ मोर कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म ऑफ लूप्स. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्रीहेंसिवनेस ये जो लूप्स हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं बाय द प्रोग्रामर इन C और C++ और एज मैटर ऑफ फैक्ट इन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. मोस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें यही 3 तरह के लूप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. इसीलिए मैं आपको आइट्रेटिवली ये बात कहती हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाउंडेशंस ऑफ समथिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमेशा रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑन टू द अदर लैंग्वेज. सो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. जब हम बात करते हैं फॉर लूप की तो उसके लिए कीवर्ड जो यूज़ होगा वो फॉर ही होगा. जैसे डू वाइल के लिए डू और वाइल हो रहा था, वाइल के लिए वाइल यूज़ हो रहा था, इसी तरह फॉर के लिए फॉर का ही FOR का ही कीवर्ड यूज़ होगा. Now, in this thing, the conditions are more specific. In this, the expression that is given inside the for loop is more comprehensive than the other loops that we have discussed so far. While loop में या do while loop में क्या होता था कि जो initialization of control variable used to happen before the loop starts, right? इसी तरह जो हमारे पास update into the variable था, यानी कि control loop जो है या control count जो है उसको उस वेरिएबल को अपडेट करते थे हम लोग विद इन द स्टेटमेंट्स, यानी कि विद इन द बॉडी ऑफ द लूप. अच्छा, इस केस में अगर आप देखें तो फॉर का जो सिंटेक्स है उसमें एक्सप्रेशन रिक्वायर्स 3 स्टेटमेंट्स और 3 एक्सप्रेशंस विद इन 1 पैरामीटर स्पेस, यानी कि उसके अंदर आपको 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं. इफ़ यू विल नॉट प्रोवाइड देम, लूप में और मे नॉट गिव यू सम एरर्स. They all are separated by semicolons. जैसे कि टर्मिनेशन साइंस होते हैं, इसी तरह से अगर आप देखें तो तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय सेमिकॉलन्स विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ लूप, राइट. अगर देखें पहली चीज़ तो वो लिखी हुई है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल. अगर आप देखें तो जो पहली चीज़ है वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल. सेकेंड चीज़ जो अगर आप देखें वो क्या है, टेस्ट कंडीशन. टेस्ट कंडीशन हैज़ टू बी देयर इन ऑलमोस्ट एवरी लूप, लेकिन उसकी जो स्पेस है, उसकी जगह है, उसकी वेयर यू आस्क फॉर इट इज़ एक्चुअली डिफरेंट इन ऑल लूप्स, राइट. तो इसका मतलब है टेस्ट कंडीशन भी आपने उसके अंदर देनी है. दैट इज़ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन. उसके बाद थर्ड चीज़ क्या है, अपडेट या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑफ लूप काउंट वेरिएबल या लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है ना. उसको आपने अपडेट करवाना है विद इन दीज स्मॉल ब्रैकेट्स ही, ठीक है. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि दिस इज़ मोर कॉम्प्रीहेंसिव, क्योंकि इसमें लूप के स्टार्ट में ही सारी चीज़ें इनक्लोज हो जाती हैं. यानी कि आपने स्टार्ट में ही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको किस तरह की कंडीशन चाहिए, आपने कितना अपडेट करवाना है, कितना अपडेट नहीं करना, आपने किस तरह से इनिशियलाइज कराना है, उसकी वेरिएबल टाइप क्या है, ये सब कुछ जो है वो आप स्टार्टिंग ऑफ द लूप में ही प्रोवाइड कर देते हैं. सो दैट इज़ वाई यू गिव द ब्रैकेट्स नेक्स्ट टू द एक्सप्रेशन एंड देन you write statement or statements within the scope of the loop and then you close the brackets. तो अगर आप देखें इसके अंदर 3 मेन चीज़ें आती हैं, initialization of loop count variable, then test condition and then you have the update or the increment or decrement of that loop count variable. ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जो एक्सप्रेशन है लूप का, यानी जहाँ पे यू आर गिविंग द आर्ग्यूमेंट, वहीं पे आप वो एक्सप्रेशन में स्पेसिफाई करे हैं बाय सेपरेटिंग देम थ्रू सेमीकॉलन. जब हम बात करते हैं फॉर लूप की तो आप देखें सेम एग्जांपल जो हम काउंट की करते जा रहे हैं, काउंट वेरिएबल लेते हैं, उसको 1 से 10 तक आइटरेट कराते हैं. सेम इज डन बाय यूजिंग
फॉर लूप। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैंने इंटीजर वेरिएबल तो स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया एज काउंट, लेकिन आप देखें, इफ यू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स, initialization and declaration are two different things and both can be done within this scope। यानी कि आप for के अंदर ही उसकी declaration and initialization भी कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने ये किया है कि declaration ऊपर है और initialization उसके अंदर आके आप statement में कर रहे हैं, तो that is also fine। ठीक है, दोनों तरीके जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने डेटा टाइप बताई है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सी और C++ लैंग्वेज, कि अगर आप डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर नहीं करेंगे वेरिएबल को, तो वेरिएबल विल नॉट बी रिकग्नाइजेबल फॉर द कंपाइलर। तो ये बात तो अंडरस्टूड है, ये हम बहुत टाइम से, अब बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं जिसमें हम ये चीज़ जो है बार बार करते हुए आ रहे हैं। सो दैट मस्ट बी वेरी ईजी फॉर यू सो फार। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो क्या किया हुआ है, सेम एग्जाम्पल को हमने किस तरह से एग्जीक्यूट किया कि आपने कहा कि इंटीजर काउंट था, एक वेरिएबल था जिसका डेटा टाइप इंटीजर थी, और उसके बाद आपने कहा फॉर काउंट इज इक्वल टू 1, यानी कि काउंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। देन यू रोट सेमीकोलन, देन यू रोट द टेस्ट कंडीशन के काउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। जब हमने टेस्ट कंडीशन लिख दी, उसके बाद हमने कहा एक और सेमीकोलन। अब ये टेस्ट कंडीशन जो है वो कंपाउंड कंडीशन भी हो सकती है और ये एक सिंगल कंडीशन भी हो सकती है। उसके आगे हमने सेमीकोलन लगाया और सेमीकोलन के आगे अगेन हमने इंक्रीमेंट दिया, यानी कि काउंट प्लस प्लस। यहाँ पे भी अगेन दोनों तरीके से आप दे सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी दे सकते हैं और काउंट प्लस प्लस भी दे सकते हैं। बोथ आर द वेज टू इंक्रीमेंट। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हमने 2 का जंप देना है या हमने 3, 4 का जंप देना है, तो दैट मीन्स कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर वाला मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। इन दैट केस द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डजंट वर्क। तो इसका मतलब ये है कि आपने सारी की सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी उस लूप को परफेक्टली काम करवाने के लिए, फंक्शनल करवाने के लिए, वो आपने सारी की सारी फॉर की जो ब्रैकेट्स हैं या फॉर का पैरामीटर्स हैं एज पैरामीटर्स उसको दे दी, एंड देन यू एनक्लोज द स्टेटमेंट्स विद इन द ब्रैकेट, देन यू स्टार्टिंग आइट्रेटिंग द लूप, राइट। तो जो भी टास्क आपने करवाना था उसको आपने विद इन द स्कोप दे दिया। अगर हम इसी का फ्लो चार्ट देखें, हमने अभी तक जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस किया है। वी डिस्कस देम विद देयर फ्लो चार्ट एज वेल, दैट हाउ डू दे वर्क। ठीक है, तो अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो उसमें क्या होगा कि यू हैव फॉर लूप, राइट। यू इनिशियलाइज द वैल्यूज, लाइक यू गिव द इनपुट्स, you check the condition, and what happens is that you start iterating and it comes back to update। इस केस में अगर आप देखें कि इनिशियलाइजेशन जो है वो सिर्फ एक दफ़ा होती है एट द स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ द लूप। जब एक दफ़ा लूप को असाइन हो गई स्टार्टिंग वैल्यू 1, तो उसको बार बार असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू सी दिस पार्ट, इनिशियलाइजेशन विद इन द लूप फंक्शन हैपन्स ओनली फॉर वन टाइम, यानी कि स्टार्टिंग में ही वो 1 डिक्लेयर हो गया, उसके बाद क्योंकि उसने अपडेट भी तो होना है ना। सो इनिशियल वैल्यू या इनिशियलाइजेशन इज बेसिकली मीन्स कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू उसको असाइन हो गई। उसके बाद जो बॉडी ऑफ लूप है उसने रन होना है या एग्जीक्यूट होना है इफ द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई और वो एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम, तो इट विल नॉट एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम बट इट विल कम बैक and it will update the variable, जो कि ऊपर ही लिखा हुआ है। It will come back, it will update। अपडेट करने के बाद वो दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। आप देखें तो मोर और लेस जो प्रोसीजर है वो तकरीबन वाइल और डू वाइल के लूप की तरह ही है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो आपका किस स्टेज पे क्या काम हो रहा है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, किस लाइन पे क्या चीज़ चेक हो रही है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। तो वो वापस आया, उसने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद उसने कंडीशन दोबारा से चेक की। अगर कंडीशन ट्रू थी, इट स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द स्कोप ऑफ द लूप फंक्शन अगेन। अगर उसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, उसको टर्मिनेट करवा देगा प्रोग्राम को। इसी तरह अगर वो कंटिन्यू रहता है, यानी कि वो आइट्रेट होता रहता है अंटिल द कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि it has some certain finite value,
राइट तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर लूप जो है वो नॉर्मली फाइनाइट लूप्स क्रिएट करने के लिए भी यूज होते हैं, ऑल्दो यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट वे सो दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ इन्फिनिट लूप एज वेल। लेकिन अगर आप देखें तो आप लूप का जो एक्सप्रेशन है कि हमने 3 तरह की ऐसी रिक्वायर्ड चीज़ें थी जो उसमें एंटर की। अब उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो कुछ फ्लेक्सिबल हैं, यानी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बगैर भी आपका लूप काम करेगा और कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिनके बगैर आपका लूप काम नहीं करेगा। कैन यू टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट कि कौन सी ऐसी जो हमने पैरामीटर्स में पास की हैं स्टेटमेंट्स, उसमें से कौन सी ऐसी हैं जो ऑप्शनल हो सकती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो कि हमारी फिक्स्ड हो सकती हैं, ये कंपल्सरी हो सकती हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टेस्ट कंडीशन यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यू सी कि आपका जो प्रोग्राम है उसको टर्मिनेट करने के लिए या उसको इवन आइट्रेट करने के लिए, टू टेक द डिसीजन दैट वेदर इट हैज़ टू आइट्रेट और इट हैज़ टू टर्मिनेट, यू ऑलवेज चेक द टेस्ट कंडीशंस। तो विच मीन्स कि आपको हर बार टेस्ट कंडीशन देना या टर्मिनेशन कंडीशन देना इज अ मस्ट। यानी कोई भी लूप हो उसमें अगर आप टर्मिनेशन कंडीशन नहीं देंगे या टर्मिनेशन कंडीशन ठीक नहीं देंगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश करने के चांसेस हैं, एरर आ जाएगा उसके अंदर, कोई ना कोई लॉजिकल एरर, बट इट विल कीप आइट्रेटिंग और इट विल नॉट आइट्रेटेड एट ऑल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं फर्स्ट पार्ट को इनिशियलाइजेशन को स्किप भी कर सकती हूँ विद इन द फॉर का जो पैरामीटर है, पैरामीटर पासिंग वाला पार्ट है उसके अंदर मैं स्किप कर सकती हूँ इनिशियलाइजेशन को, लेकिन सेमीकोलन ऐड करना इज अ मस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंटैक्स। आप देखें कि आपको सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, उसके आगे आपने टेस्ट कंडीशन भी देनी है क्योंकि दैट इज़ द सेकंड रिक्वायरमेंट, एंड देन यू हैव टू क्लोज इट बाय पुटिंग द सेमीकोलन एज वेल, एंड देन एट द लास्ट जो अपडेट है या जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसको भी, दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शनल इन दिस कंडीशन। आप उसको जो है यहाँ पे मिस भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने इसको इसी तरह ही लिखना है, एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ थिंकिंग दैट दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ थिंकिंग कि अगर हमने सिर्फ कंडीशन ही लिखनी है इसके अंदर, तो इज़न्ट it exactly like while loop except for the semicolon signs? So yes, you are very much right. If we are using it in the form where we are treating initial variable initialization and we are using the increment decrement in an optional manner, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ टेस्ट कंडीशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि it is working pretty much like while loop। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमें जिस तरह से वाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन आउटसाइड करवाते थे हमें वो भी करवानी पड़ेगी, बिकॉज इनिशियलाइजेशन एट द एंड मैटर्स, राइट। अगर आपका वेरिएबल जो है, जो लूप काउंटर वेरिएबल है या लूप कंट्रोल वेरिएबल है, अगर वो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि हाउ कैन यू यूज दैट। सी एंड सी प्लस प्लस इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, विच मीन्स कि वो आपको कोई ना कोई एरर रिटर्न करेगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर इसको इस फॉर्म में यूज़ करना है वेयर यू आर टेकिंग सम ऑफ द पोर्शंस एज ऑप्शनल, इसका मतलब है कि वो स्किप नहीं हुए। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप उसको फॉर नाउ यू कैन स्किप दैम बट यू कैन नॉट स्किप दैम ऑल टुगेदर, बट क्या हो सकता है, यू कैन इनिशियलाइज दैम एट द वेरी बिगिनिंग। इनिशियलाइज करना इन एनी केस ज़रूरी है, एंड यू विल ऑब्वियसली इनिशियलाइज द वेरिएबल्स बिफोर दे आर गोइंग टू बी यूज, राइट। ऐसे तो नहीं है ना कि आप बाद में इनिशियलाइज करें और पहले आपने उस वेरिएबल को यूज़ कर लिया, सो दैट डजंट मेक सेंस। उसी के साथ देखें तो जो ऑप्शनल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है उसका भी केस इसी तरह से होगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप यूजुअली कहाँ पे करवाते थे, वाइल लूप में, विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, या स्टेटमेंट्स के बाद आप कहते थे कि नाउ वी आर इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग दैम। इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर लूप की जो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर एज अ पैरामीटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को नहीं मेंशन करते, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, उसको विद इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप आप उसको हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाएंगे, विच विल बी प्रीटी मच लाइक वाइल लूप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फॉर लूप को फॉर लूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम फॉर लूप को वाइल लूप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
Similarly, we saw that we can use do while loop in very similar fashion like while loop. Having said that, all three of them have their own significances, which means कि हम तीनों को अलग अलग manner में use कर सकते हैं. Again, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, and sometimes it depends on the problem as well. हम कहते हैं कि फाइनाइट जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं उनके लिए हम फॉर लूप स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं. अच्छा, यही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक शीट जनरेट करनी है या मुझे एक टेबल जनरेट करना है इन विच आई आस्क एवरी स्टूडेंट टू एंटर देयर रोल नंबर्स एंड देयर ग्रेड्स, तो मेरे पास एक लिस्ट है, यानी कि मेरे पास मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगी दैट आई विल शेयर विद अदर पीपल एंड आई विल आस्क देम टू एंटर सर्टेन वैल्यूज़. तो इसका मतलब ये है कि मुझे स्टूडेंट का काउंट ज़रूर पता होगा, मुझे ये पता होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं इनपुट ले रही हूँ. बिकॉज if I am taking input from certain number of students, only in that case I can give it as a test condition कि जब इतने student हो जाएं तो then you can pause this program or you can stop this program or you can stop taking inputs. On the other hand, ऐसे भी हो सकता है कि मैं अगर इसी प्रोग्राम को डू वाइल लूप से कर रही हूँ तो ऐसे भी हो सकता है कि I would say that I will keep asking the people about their inputs until someone enters 0 for any input. यानी कि अगर वो अपने नाम की जगह 0 पुट कर देता है, which probably me entering 0 for asking it to terminate the program, कि मैं अगर ये कहूँ कि मैंने उसको as a key रखा हुआ है to close the program, तो ये हम किससे करवा सकते हैं? do while loop से करवा सकते हैं. Similarly, while loop के केस में और डू वाइल लूप के केस में तकरीबन कंडीशन सिमिलर होगी, सिवाय कि एक दफ़ा ज़रूर प्रोग्राम रन होगा इन केस ऑफ डू वाइल लूप. अच्छा, फॉर लूप के केस में भी प्रोग्राम वोंट रन इन केस यू हैव एनी सिंटैक्स एरर, इट वोंट रन इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू. ठीक है ना, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है तभी वो जो प्रोग्राम है वो कभी भी रन नहीं करेगा, एक दफ़ा भी रन नहीं करेगा, इट विल टर्मिनेट इमीडिएटली, राइट. क्योंकि पहला अगर आप काम देखें तो जो प्रोसेस चल रहा है फॉर लूप का वो चल ही ऐसे रहा है कि इट केम विद इन द फॉर, इट एक्चुअली took the initialization variable or the loop count variable, it saw कि उसके अंदर value क्या है, then it iterated the program or it actually executed the statements within the program. फिर वो ऊपर गया और उसने जाके अपडेट कर दिया उस वेरिएबल को. अपडेट करने के बाद उसने चेक किया कि क्या कंडीशन अगेन ट्रू है या नहीं. सो इट विल डू दैट अगेन एंड अगेन अंटिल दैट कंडीशन बिकम्स फॉल्स. ठीक है, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती इट विल कीप ऑन डूइंग द सेम टास्क अगेन एंड अगेन. तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितने इंटरेस्टिंग वे में हम तीनों तरह के जो हमारे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हैं. यानी कि सीक्वेंशियल कॉन्स्ट्रक्ट किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहा होता है, रेपिटेटिव हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कंडीशनल कैसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं. बिलीव मी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यू गो टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, you choose any high-end technique to apply in programming, these basic things, these basic flow controls will always help you making your logic. कि आपको अपना प्रोग्राम कितना ऑप्टिमाइज्ड या कितना इम्प्रूव्ड वे में चाहिए. आपको बताना है कि आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होगा आपके प्रोग्राम की. Is it very much stuck into the loop while it is not even necessary to apply the loop, or it is optimized and it quickly returns the values when needed? राइट तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम विद दिस वी आर ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग. सिर्फ एक चीज़ है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे और वो है नेस्टिंग की. नेस्टिंग हमने इफ़ और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि नेस्टिंग कैसे काम कर रही होती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा. दिस कॉन्सेप्ट वाज रिलेटेड टू फॉर लूप और हमने सारे का सारा जो डिटेल्स हैं फॉर लूप की वो इस क्लास में डिस्कस की. हमने उसके कंपैरिजन्स को भी डिस्कस किया. सो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी विल इम्प्लीमेंट द एग्जांपल्स विद फॉर लूप इन आवर एडिटर और IDE एंड वी विल सी कि किस तरह से हम फॉर लूप को फर्दर यूज़ कर सकते हैं. सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़.